हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इस सीरीज में हम जेनेटिक्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ जेनेटिक्स के पीछे क्या मॉलिक्यूलर बेसिस होता है उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सीरीज को बेसिकली आगे चल के हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कंटिन्यू करेंगे, यानी कि हम जेनेटिक पैथोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। तो जेनेटिक्स क्या होता है चलिए समझते हैं। तो जेनेटिक्स को समझने के लिए अगर आपने अपनी 12th क्लास में एनसीईआरटी पढ़ी है तो वहाँ वो जेनेटिक्स को समझाने के लिए एक बहुत बेसिक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। वो ये पूछते हैं कि एक जो एलिफेंट है वो हमेशा एक बेबी एलिफेंट को बर्थ क्यों देता है, वाई ही कैन नॉट गिव बर्थ टू द डंकी, वो किसी डंकी को जन्म क्यों नहीं देता। साथ ही साथ वो सवाल पूछते हैं कि एक मैंगो की सीड से हमेशा मैंगो का प्लांट क्यों आता है, गुआवा का प्लांट क्यों नहीं आ जाता। साथ ही साथ वो पूछते हैं कि एक मदर है और एक फादर है, इनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और इनके 4 बच्चे पैदा हुए, C1 C2 C3 C4। अब ये जो बच्चे हैं ये अपने मदर और फादर से सिमिलरिटी भी शो कर सकते हैं और डिफरेंसेस भी शो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे का जो कलर है वो मदर की तरह हो, या इसका चेहरा थोड़ी तरह मदर की तरह मिलता हो। ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे की जो हाइट है वो फादर से मिलती हो। तो कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस ये मदर से और फादर से क्या करते हैं, शो करते हैं। सिमिलरिटी भी शो करते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी शो करते हैं। एग्जैक्टली मदर फादर की तरह तो नहीं होते बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। साथ ही इन बच्चों को अगर हम आपस में देखें, अगर हम इनको आपस में रिलेट करें तो आप भी पाएंगे कि इनके बीच में क्या होंगी, कुछ सिमिलरिटीज होंगी, कुछ क्या होंगी, डिफरेंसेस होंगे। ये चारों बच्चे एकदम एक जैसे तो नहीं दिखते होंगे, तो इनके बीच में भी क्या होंगी, कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिफरेंसेस होंगी। तो सवाल यही है कि जब ये एक ही माँ बाप के 4 बच्चे हैं तो इनके बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्यों है, सिमिलरिटी होनी चाहिए, डिफरेंसेस क्यों है। तो इन सारे सवालों के जवाब आपको जहां मिलेंगे, वो है जेनेटिक्स। तो चलिए समझते हैं जेनेटिक्स क्या होता है और हम जानेंगे जेनेटिक्स की डेफिनेशन। तो जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी है। अब यहां आपको 2 नए टर्म मिल गए कि ये हेरिडिटी क्या है और ये जेनेटिक्स क्या है। ये दोनों समझ में आए तो हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन समझ पाए। तो हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि करेक्टर्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, क्या होना, ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। करेक्टर क्या हो सकता है, हाइट हो सकती है, बॉडी कलर हो सकता है, हेयर पैटर्न हो सकता है, बहुत सारे करेक्टर। तो करेक्टर्स का पेरेंट्स से उनके बच्चों में ट्रांसफर होना, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना, यही क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अच्छा, तो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब होता है डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि अगर मान लीजिए ये मदर हैं और ये फादर हैं, इन दोनों के बच्चे पैदा हुए, ठीक है, वही अगेन C1 C2 C3 C4। तो ये जो बच्चा है C1, इसकी कुछ तो सिमिलरिटीज होंगी मदर और फादर के साथ और कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो हम यह डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं कि डिग्री बाय विच जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कैसे डिफर है। तो जो ये डिफरेंसेस हैं, एग्जैक्टली मदर की तरह तो नहीं दिखता होगा बच्चा, एग्जैक्टली फादर की तरह भी नहीं दिखता होगा, डिफरेंसेस तो होंगे ना कुछ। तो उन डिफरेंसेस की डिग्री हम जानना चाहते हैं कि वो कितने डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस इन द अमाउंट ऑफ डिफरेंसेस, वही क्या है, वेरिएशन। वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी, मतलब वो डिग्री जिसके द्वारा बच्चे डिफरेंट है अपने पेरेंट से, कितना डिफरेंट है, ठीक है। साथ ही साथ एक तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं ये अपने पेरेंट से कैसे डिफरेंस है, साथ ही साथ हम ये भी स्टडी कर रहे हैं कि ये बच्चे आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, along with the degree of differences among the offspring of the same parent। यानी एक ही माँ बाप के बच्चे होने के बाद भी इनके बीच में क्या है, डिफरेंसेस। तो इनकी स्टडी करना, ये क्या है, वेरिएशन। डिफरेंसेस की स्टडी करना, ये क्या है, वेरिएशन। तो आपको हेरिडिटी और वेरिएशन की डेफिनेशन क्लियर हुई। हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और वेरिएशन क्या है, डिग्री ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट्स एंड अमोंग द ऑफस्प्रिंग्स, दिस इज वेरिएशन। अब एक बात आती है कि ये डिफरेंसेस क्यों है, ऐसा क्यों है कि जो बच्चे हैं वो मां बाप से डिफरेंट है, और ऐसा क्यों है कि ये बच्चे आपस में भी डिफरेंट है।
तो इसके इस क्यों का रीजन जो है वो आपको मिलेगा क्रॉसिंग ओवर में। अगर आपने गैमेटोजेनेसिस पढ़ी है, गैमेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। अगर आपने मियोसिस पढ़ा है, क्या पढ़ा है, मियोसिस पढ़ा है। मियोसिस क्या है, एक तरह का सेल डिवीजन होता है। क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो कहीं ना कहीं आपने अगर ये सुना होगा कि ये जो क्रोमोसोम है ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। और जब गैमेटोजेनेसिस होती है यानी कि जब गैमेट्स बनते हैं तो इन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, किसके बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला और ये वाला, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, इनके बीच में क्या होती है, जेनेटिक मटेरियल की एक्सचेंजिंग होती है, या फिर आप कह दीजिए मिक्सिंग होती है। तो ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इन द मेल जब स्पर्म बनता है और इन द फीमेल जब उसके अंदर ओवम बनता है, तो इस स्पर्म या ओवम के बनने के दौरान एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। और इस मियोसिस में एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है, जिसकी वजह से मिक्स कैरेक्टर आते हैं। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम से ही जायगोट बनता है और जायगोट से ही बेबी बनता है। तो क्या आते हैं, मिक्स कैरेक्टर आते हैं। तो उस मिक्सिंग की वजह से कुछ सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं अमंग द चिल्ड्रंस, अमंग द ऑफस्प्रिंग्स एंड विद द ऑफस्प्रिंग एंड द पेरेंट। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो हमने समझा कि कैरेक्टर का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना इज हेरिडिटी, एंड बच्चों में आपस में डिफरेंस होना और बच्चों का पेरेंट से डिफरेंट होना, दिस इज वेरिएशन। और इन दोनों की स्टडी ही क्या है, जेनेटिक्स है। टर्म जेनेटिक्स जो था वो डब्ल्यू बैटसन ने दिया था इन 1905। अब एक वर्ड आता है इनहेरिटेंस। इसका क्या मतलब है, तो वो समझिए, बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना हेरिडिटरी, लेकिन जिस प्रोसेस से ट्रांसफर होते हैं, जिस मैकेनिज्म से ट्रांसफर होते हैं, उस मैकेनिज्म को बोलते हैं इनहेरिटेंस। रिपीट अगेन, कैरेक्टर्स का पेरेंट से ट्रांसफर होना ऑफस्प्रिंग में, कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होना हेरिडिटी, लेकिन ये जिस प्रोसेस से, जिस पाथवे से, जिस मैकेनिज्म से कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, उस मैकेनिज्म की स्टडी करना इज इनहेरिटेंस। तो बेसिकली इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। अगर आपको हेरिडिटी समझनी है तो आपको इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है, जो ट्रांसफर होने का प्रोसेस है, कैरेक्टर के ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, उसको समझना पड़ेगा। तो बेसिकली इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे हम समझते हैं पाथवे ऑफ इनहेरिटेंस। हम कह रहे हैं ना, इनहेरिटेंस का पाथवे एक मैकेनिज्म है, एक पाथवे है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या हो रहे हैं, कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, किस कहां से कहां तक, पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक। तो वो प्रोसेस क्या है, तो अब हम अगर प्रोसेस पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करने जा रहे हैं। किस पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, कि मॉलिक्यूलर लेवल पे ये कैरेक्टर जो है वो कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो देखो, कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं, कोई हाइट का कैरेक्टर हो सकता है, कोई बॉडी कलर का कैरेक्टर हो सकता है। तो कैसा कैरेक्टर होगा, कैसा कैरेक्टर आएगा, टॉल होगा या ड्वार्फ होगा, कलर कैसा होगा, वीट कलर होगा, डार्क कलर होगा, ब्राइट कलर होगा। ये जो भी कैरेक्टर जो होते हैं ना, इनकी जो इंफॉर्मेशन है, एक तरह से समझिए, इस कैरेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास है। किसके पास है, जीन के पास है। और जीन कहां लोकेटेड है, डीएनए के ऊपर। तो बेसिकली ये क्या है, डीएनए आपका, और इस डीएनए पे ये क्या लोकेटेड है, जीन लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है, जीन लोकेटेड है। जब इसी डीएनए की कॉइलिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कॉइलिंग हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। तो बेसिकली कैरेक्टर्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास। मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं एकदम। तो कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन किसके पास है, जीन के पास। और जीन कहां लोकेटेड है, इस डीएनए पे। और जब ये डीएनए कॉइल होता है तो ये क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। और आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में जब गैमेट्स बनते हैं, क्या बनते हैं, जब गैमेट्स बनते हैं तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं वो कहां जाते हैं, स्पर्म में जाते हैं और ओवम में जाते हैं। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस क्या होते हैं, गैमेट्स बनते हैं, यानी स्पर्म बनता है और ओवम बनता है। आपको पता है स्पर्म जो होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, और जो ओवम होता है उसके पास भी 23 क्रोमोसोम होते हैं।
ये दोनों आपस में फ्यूज करके जायगोट बनाते हैं, जिसके पास क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो बच्चा है, ठीक है, जो ऑफस्प्रिंग है वो जायगोट है, इसके अंदर क्या है 46 क्रोमोसोम है। 46 क्रोमोसोम में से जो 23 क्रोमोसोम है वो कहां से आए हैं, पेरेंटल करेक्टर से आए हैं, पेरेंट से आए हैं, मतलब फादर से आए हैं, पैटर्नल। तो आफ्टर 46 23 कहां से आए हैं, फादर से आए हैं, पैटर्नल है, यानी फादर से इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। और आउट ऑफ 46 23 क्या है, मैटरनल है, यानी मदर से करेक्टर लेके आए हैं। तो इसलिए बच्चे में क्या होंगे, मदर के और फादर के दोनों के करेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक और अगर हम डिटेल में बात करें कि सर अगर किसी के पास टॉलनेस का जीन आ जाता है, मतलब ये मान लीजिए कि किसी के पास टॉलनेस का जीन आ गया, कैपिटल टी, तो ये बात फिर तो 100% होनी चाहिए कि वो बंदा टॉल ही होगा। तो मैं कहूंगा नहीं, सब कुछ जीन पे डिपेंड नहीं होता, मतलब प्रेजेंस ऑफ जीन होना ही काफी नहीं होता है, उस जीन का अपने को एक्सप्रेस करना भी जरूरी होता है, तभी करेक्टर आएगा। यानी सिर्फ जीन के होने से कुछ नहीं हो जाता, उस जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, तभी क्या आएगा, कोई करेक्टर आएगा। एक्सप्रेस अब करने के लिए क्या चाहिए सर, माहौल, एनवायरमेंट। इस जीन को जब सुइटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी अंदर का भी और बाहर का भी, बॉडी के अंदर का भी बॉडी के बाहर से भी, जब इस जीन को इंटरनल और एक्सटर्नल सुइटेबल एनवायरमेंट मिलेगा, तभी ये जीन एक्सप्रेस करेगा। एक्सटर्नल में क्या हो सकता है, अगर कोई बंदा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, तो उसके अंदर कहां से टॉलनेस आएगी, उसकी बॉडी में मान कैल्शियम की कमी है, विटामिन की कमी है, तो कैसे बोन्स का फॉर्मेशन होगा, तो उसकी ग्रोथ जो होगी वो रिटार्ड हो जाएगी। अगर उसके पास जीन टॉलनेस का है, लेकिन अगर वो मेल न्यूट्रिशन है, क्या है मेल न्यूट्रिशन है, तो टॉलनेस कहां से आएगी। तो वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट का फर्क है। इंटरनल, कोई भी डिसीज नहीं होनी चाहिए ना उसको, जो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रही हो। तो बेसिकली अगर जीन को एक्सप्रेस करना है तो उसको सुटेबल एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरमेंट मिलेगा, तभी जीन एक्सप्रेस करेगा, तभी जेनेटिक करेक्टर आएगा। एक्सटर्नल एनवायरमेंट की हमने बात कर ली कि उसको प्रॉपर क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। मान लीजिए अगर हम टॉलनेस की बात कर रहे हैं, किसी और करेक्टर की बात करेंगे तो कोई और रिक्वायरमेंट होगी। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए। बात करें इंटरनली ये काम कैसे होता है, तो इंटरनली समझ लेते हैं, इंटरनली क्या मैकेनिज्म चलता है। बेसिकली मैंने आपको बताया कि जो भी करेक्टर है आपका, जो भी करेक्टर है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, क्रोमोसोम के पास है। क्रोमोसोम क्या है, डीएनए की कंडेंस फॉर्म है, और डीएनए पे क्या प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है। तो मैं मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करूं तो जो करेक्टर की इंफॉर्मेशन है वो किसके पास होती है, जीन के पास होती है। जीन कहां लोकेटेड है, डीएनए के पास, और डीएनए ही कॉइल होकर क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। तो जो करेक्टर की इंफॉर्मेशन है वो जीन के पास है, और जीन क्या है, क्रोमोसोम का एक पार्ट है। तो क्रोमोसोम कहां प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी को कोई करेक्टर लाना है, ये करेक्टर मान लीजिए टॉलनेस का है, क्या है, मान लीजिए एक तरीके से ये टॉलनेस का करेक्टर है, या हाइट है, हम तो कहते हैं करेक्टर क्या है, हाइट। टॉलनेस ड्वार्फनेस छोड़िए, ये क्या है, हाइट का करेक्टर है। तो इस करेक्टर की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, क्रोमोसोम के पास है, और क्रोमोसोम कहां है आपका, न्यूक्लियस के अंदर। अब इस इंफॉर्मेशन की क्या होगी, एक कॉपी बनेगी न्यूक्लियस के अंदर, इस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बनाएगा। ये जो आपका क्रोमोसोम है वो इस इंफॉर्मेशन की क्या करेगा, एक कॉपी बनाएगा। यानी बॉडी को डिमांड है मान लीजिए हाइट बढ़ाने की, तो न्यूक्लियस के अंदर से जो क्रोमोसोम है वो उस इंफॉर्मेशन की जो उसके पास स्टोर है उस करेक्टर के लिए, उसकी एक कॉपी बनाएगा, और उस कॉपी को हम बोलते हैं एमआरएनए। क्या बोलते हैं, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। उस कॉपी में वो इंफॉर्मेशन होगी, वो रेसिपी लिखी होगी टॉलनेस की। इस इंफॉर्मेशन को लेके ये जो एमआरएनए है ये इस न्यूक्लियस से बाहर आएगा इन द साइटोप्लाज्म। कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में इस इंफॉर्मेशन को रीड किया जाएगा, और उस रेसिपी को रीड करके वो प्रोटीन बनाई जाएगी। मान लीजिए फिर प्रोटीन बन गई। तो यहां दो प्रोसेस हुए, एक तो इस क्रोमोसोम से, इस जीन से, इस डीएनए से क्या बना, एमआरएनए बना। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। यानी जीन से जो एमआरएनए बनने का जो प्रोसेस था उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और इस मैसेंजर आरएनए को रीड करके हमने क्या बनाई, सुटेबल प्रोटीन बनाई। तो इस एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस था उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये जो आपकी प्रोटीन है ये कोई एंजाइम हो सकती है, कोई हार्मोन हो सकती है, कोई पिगमेंट हो सकता है, और इसी प्रोटीन, हार्मोन, एंजाइम या पिगमेंट की वजह से क्या आएगा, आपका करेक्टर आएगा। मान लीजिए अगर टॉलनेस का करेक्टर था तो यहां पे क्या बना, ग्रोथ हार्मोन बना। और ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, आपकी हाइट को
क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। सो दिस वाज द मैकेनिज्म, इंटरनल मैकेनिज्म फॉर अ करेक्टर टू द एक्सप्रेस। ठीक है, ये हमने थोड़ा मॉलिक्यूलर बेसिस पे बात करी, बहुत डिटेल में आगे हम बात करेंगे। अब हमने ये तो बात कर ली हेरिडिटी के बारे में, अब हम बात करेंगे वेरिएशन के बारे में डिटेल में। तो वेरिएशन मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ही सिंपल बताया था कि ये मदर है, ये फादर है, इनके हो गए C1 C2 C3 C4, 4 बच्चे कर लिए इन्होंने, और 4 बच्चे जो हैं वो कुछ सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं पेरेंट्स से और कुछ डिफरेंसेस शो कर रहे हैं। ये बच्चे आपस में भी क्या कर रहे हैं, आपस में भी एक दूसरे से कुछ सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, कुछ डिफरेंसेस शो कर रहे हैं। इन्हीं डिफरेंसेस की किसकी, ये जो डिफरेंसेस शो कर रहे हैं इसी की अगर हम इन डिफरेंसेस की स्टडी करें, डिफरेंसेस अमंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट, एक ही माँ बाप के जो बच्चे हैं, और अलॉन्ग विद द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, तो ये बच्चे आपस में कैसे डिफरेंट हैं और ये मदर फादर से कैसे डिफरेंट है, अगर आप इसी की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वेरिएशन कहलाता है। तो हमें इसके रीजन के पीछे जाना था। तो मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी जिंदगी की शुरुआत किससे करता है, जायगोट से। तो जायगोट क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ, क्या है, फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ, जिंदगी यहीं से शुरुआत होती है, जायगोट से। ठीक है, तो ये जायगोट कहां से आया, तो आपको पता है कि जायगोट 2 चीजों से आता है, एक स्पर्म से और एक ओवम से। ये स्पर्म और ओवम एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उससे ये जायगोट बनता है, और जायगोट से ही क्या बनता है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म बनके तैयार होता है। अब एक बात आई कि स्पर्म कहां से आता है, तो स्पर्म आता है मेल के अंदर से। मेल की जर्म सेल्स जो होती हैं वो एक प्रोसेस करती हैं जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम कहां से आता है, तो ओवम आता है फीमेल से। फीमेल की जो जर्म सेल्स होती हैं वो एक प्रोसेस करती हैं जिसको बोलते हैं oogenesis, उससे क्या आता है, ओवम आता है। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम किससे बने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस से और oogenesis से। मैंने आपको बताया था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होती है, यानी कि ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। तो जब बेसिकली oogenesis या स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी हम ये कह रहे हैं कि जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, सेल्स के अंदर, इन जर्म सेल्स के अंदर, किसके अंदर, इन जर्म सेल्स के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, मियोसिस देखने को मिलता है। और इस टाइम पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। जब इनके बीच में मियोसिस होता है तो यहां पे क्या देखने को मिलता है, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मतलब हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलती है। और दिस एक्सचेंजिंग एंड मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल की वजह से ही क्या होता है, डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जितनी ज्यादा एक्सचेंजिंग देखने को मिलेगी उतनी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, जितनी कम एक्सचेंजिंग होगी उतना कम डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ गई, कॉज समझ में आ गया। अब ये जो वेरिएशन है ये कैसे वेरिएशन हो सकते हैं, तो ये मॉर्फोलॉजिकल हो सकते हैं। कोई बच्चा अपने माँ बाप की तरह ज्यादा दिख रहा है, चेहरा मोहरा नक्शा आंख नाक ज्यादा सिमिलर है। ऐसा भी हो सकता है सिमिलर ना हो, एकदम डिफरेंट हो बच्चा, किसी पे ही ना गया हो घर में, शक पैदा कर दे। एनाटॉमिकल डिफरेंस हो सकते हैं, कोई टॉल हो सकता है, कोई डॉर्फ हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है। फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि किसी को एक पैग में ही फैल जाता है, किसी को पूरी बोतल का असर नहीं हो सकता होता। फिजियोलॉजिकल लेवल में डिफरेंट है। साइटोलॉजिकल हो सकता है, किसी का सेल अच्छे से इंसुलिन बना रहा है, मजे से वो रह रहा है, किसी को डायबिटीज हो गया है, सेल उसका इंसुलिन ही नहीं बना रहा। बिहेवियरल डिफरेंस हो सकता है, कोई एकदम झगड़े वाला है, कोई शांत है, एकदम बौद्ध है एकदम। तो वेरिएशंस कई लेवल पे आपको देखने को मिल सकते हैं और ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो कहां प्रेजेंट होते हैं, जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कहां होता है, क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सो वेरिएशंस आर ऑलवेज प्रेजेंट वेयर देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड ये बहुत जरूरी है, ये वेरिएशन जरूरी है क्योंकि दे एक्ट एज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन ना होते, अगर वेरिएशन ना होते तो हमारी इस अर्थ पे जो पहले ऑर्गेनिज्म आए थे, दैट इज आर्की आज भी आर्की बैक्टीरिया ही रह रहे होते, हमारा तो बर्थ ही नहीं होता कभी। क्योंकि हम आए कैसे हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। एंड दिस इवोल्यूशन जनरेट कैसे हुआ, इस वेरिएशन से। वरना आर्की बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से आर्की बैक्टीरिया, वही पैदा होते रहते, कोई वेरिएशन ही नहीं आता। वेरिएशन नहीं आता तो इवोल्यूशन नहीं होता, इवोल्यूशन नहीं होता तो हम इस पृथ्वी पे, इस अर्थ पे कभी नहीं आते। नेचर हमें सिलेक्ट ही नहीं करता। बात समझ में आ रही है। तो विदाउट एनी वेरिएशन देयर इज नो इवोल्यूशन, क्योंकि सेम प्रोसेस स्पीसीज जनरेट होती रहती अगर इवोल्यूशन नहीं होता तो। ठीक है, तो वेरिएशन क्यों जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली, वेरिएशन इज अ रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करें कि क्या 2 ऑर्गेनिज्म हैं, क्या वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो सकते हैं, तो जवाब है नहीं।
इवन वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, इवन वो मोनोजाइगोटिक क्या है, ट्विंस है, तब भी वो आइडेंटिकल नहीं हो सकते। वर्ड ध्यान रखना, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल नहीं हो सकते। मोनोजाइगोटिक ट्विंस है तब भी थोड़ा सा बिहेवियर में डिफरेंस होगा। एग्जैक्टली सेम दिख रहे हैं दोनों, फिजियोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, बिहेवियरल डिफरेंस हो सकता है, दोनों का बिहेवियर अलग हो। मान लो एक इंडिया में रह रहा है, एक अमेरिका में रह रहा है, दोनों के बिहेवियर में बहुत डिफरेंस। ठीक है, मैं अगर पूछता हूं, यहां मैंने वर्ड यूज किया था आइडेंटिकल, लेकिन अब मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एग्जैक्टली सिमिलर। क्या सिमिलर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। सिमिलर मतलब मॉर्फोलॉजिकली सेम है, एनाटॉमिकली सेम है, सिमिलर हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं सिमिलर? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या हो सकते हैं? एग्जैक्टली सिमिलर हो सकते हैं। क्या जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो क्लोन्स बनते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल हो सकते हैं। बात समझ में आई? तो हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे सॉरी और रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। हमने बताया था कि जो वेरिएशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इवोल्यूशन में रॉ मटेरियल की तरह वर्क करता है। अगर हमें एवोल्यूशन को स्टडी करना है तो फिर हमें उसके लिए एक यूनिट लेनी पड़ेगी, और उसके लिए जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एक पॉपुलेशन। आप एक पॉपुलेशन को स्टडी करोगे तब आप जो इवोल्यूशन है उसको परसेप्ट कर पाओगे, रिसीव कर पाओगे, ऑब्जर्व कर पाओगे, नॉट फ्रॉम वन इंडिविजुअल। ठीक है, तो हमने वेरिएशन की इंपोर्टेंस देख ली है अभी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएशन के बारे में, कि वेरिएशन कितने तरह के होते हैं। तो वेरिएशन बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सोमेटिक वेरिएशन और एक होता है जर्मिनल वेरिएशन। और इसको समझने से पहले आप ये जानिए कि एक साइंटिस्ट थे अगस्ट वेस्टमैन, उन्होंने एक थ्योरी दी थी, दैट वाज द थ्योरी ऑफ जर्मप्लास्ट। उन्होंने कहा था कि हमारी जो बॉडी होती है वो दो तरह की सेल से मिलकर बनी होती है, वन इज सोमेटिक सेल एंड अनदर इज जर्म सेल। जर्म सेल हमारी बॉडी की वो सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी में गैमेट्स बनाती हैं। अगर मेल है तो वो स्पर्म बनाएंगी और फीमेल है तो वो ओवम बनाएंगी। हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? सोमेटिक सेल से मिलकर बनी होती है। अब हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ वेरिएशन में, दोनों वेरिएशन के बारे में, दैट इज सोमेटिक वेरिएशन और जर्मिनल वेरिएशन। ध्यान से सुनिएगा, सोमेटिक वेरिएशन वो होते हैं जो सोमेटिक सेल में होते हैं। सोमा मतलब बॉडी, बॉडी यानी हमारी बॉडी ऑल सेल्स में एक्सेप्ट, ऑल सेल में हो सकते हैं एक्सेप्ट हमारी बॉडी की जर्म सेल, यानी वो सेल जो गैमेट बनाएंगे उनमें छोड़ के बाकी जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं जिनको हम सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, उनमें होते हैं ये वेरिएशन। क्योंकि ये सोमेट, क्योंकि ये बॉडी में होते हैं, बॉडी सेल्स में होते हैं, जर्म सेल्स में नहीं होते, जर्म सेल में नहीं होते, तो ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन में जो जाइगोट बनता है वो किससे बनता है? स्पर्म से और ओवम से। और स्पर्म और ओवम किससे बनते हैं? जर्म सेल से। तो जो वेरिएशन हमारे जर्म सेल्स में होगा वही हमारे स्पर्म और ओवम में जाएगा और वही हमारी जाइगोट में दिखेगा। तो यहां जो चेंजेस हो रहे हैं वो कहां हो रहे हैं? बॉडी सेल्स में हो रहे हैं, जर्म सेल्स में नहीं हो रहे हैं। और जब तक जर्म सेल में अफेक्ट नहीं होगा तो स्पर्म और ओवम अफेक्ट नहीं होंगे और जाइगोट अफेक्ट नहीं होगा। तो क्योंकि ये बॉडी सेल्स में हो रहे हैं तो ये नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकते होते। ये काफी लार्ज होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं, आपको देखने, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इनका इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि इवोल्यूशन में जो रोल होगा वो वही रोल होगा जो जर्म सेल्स में वेरिएशंस होंगे। क्योंकि वेरिएशन जो होते हैं वो जर्म सेल्स से होने वाले, उससे बनने वाले स्पर्म और ओवम में जनरेट होते हैं और वहां से वो जाइगोट में जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे जो चेंजेस है वो सोमेटिक सेल्स में हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनका कोई रोल इवोल्यूशन में नहीं होता है। ये जो चेंजेस हैं ये हमारे बर्थ के बाद हमारे अंदर प्रोड्यूस होते हैं और ये हमारी डेथ के बाद क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम इनको एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी एक इंसान का हाथ कट गया या हाथ पे कोई स्पॉट लग गया कोई जलने से या किसी से, तो ऐसा नहीं है कि वो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी वही स्पॉट उसके बच्चों में भी यहां पे होगा। वो एक सोमेटिक चेंज है, यानी आपके बॉडी पार्ट्स में चेंज हुआ है, जर्म सेल्स में चेंज नहीं हुआ है। किसी का मान लो एक हाथ कट गया तो ऐसा नहीं है उसके बच्चे भी कटे हाथ वाले पैदा होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि चेंज आया वो सोमा में आया है, बॉडी में आया है, जर्म सेल्स में कोई चेंज नहीं आया। जो चेंज जर्म सेल्स में आएगा वो इनहेरिटेड होगा। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लेमार्क, उन्होंने जो थ्योरी दी थी इवोल्यूशन की बहुत पुराने टाइम पे, वो फेल हो गई थी, क्योंकि उन्होंने कहा था, उन्होंने ये गलती से ये बोल दिया था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, ये जो सोमेटिक वेरिएशंस है, ये जो है ये रेस्पॉन्सिबल है फॉर इवोल्यूशन, और इन्होंने इसको बेसिस ऑफ हेरिडिटी मान लिया था। बट बाद में पता चला कि ऐसा नहीं है, वो वेरिएशन जो जर्म सेल्स में होते हैं वो इवोल्यूशन कॉज करते हैं, वो वेरिएशन कॉज करते हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है सोमेटिक कैरेक्टर्स का? तो ये हमारे कंफर्ट के लिए होता है,
और हमारे लाइफ स्पेन के दौरान प्रोड्यूस होता है। लाइक अगर कोई इंसान है कि वो बाइक ड्राइव करना सीख रहा है और उसको बाइक ड्राइव करना अच्छे से आ गई, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो बच्चा पैदा होगा उसको भी पैदा होते ही बाइक चलाना आता होगा। ये हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे यूज एंड डिसयूज से और हमारे कंसियस एफर्ट से जनरेट होते हैं ड्यूरिंग हमारे लाइफ टाइम, और हमारी लाइफ के साथ ही क्या होते हैं, खत्म हो जाता है। तो दीज आर ऑल अबाउट द सोमेटिक वेरिएशन। अब हम बात करने वाले हैं जर्मिनल वेरिएशन के बारे में। जर्मिनल वेरिएशन यानी वो वेरिएशन जो कहां होंगे, हमारी जर्म सेल्स में होंगे। ये स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, हमेशा इनहेरिट होंगे। क्यों हमेशा इनहेरिट होंगे? क्योंकि ये वेरिएशन जर्म सेल्स में हो रहे हैं, और जर्म सेल ही स्पर्म और ओवम बनाएंगी, और यही स्पर्म ओवम फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जायगोट बनाएंगे। तो इसलिए ये क्या होंगे, हमेशा इनहेरिट होंगे इन द ऑफस्प्रिंग। देखो ये इनहेरिट तो हमेशा होंगे, बट इनका इफेक्ट आपको दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत सारे जीन होते हैं, बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है। कुछ जीन जो होते हैं उनका कोई फंक्शन होता है जो आपकी बॉडी को हाईली अफेक्ट कर सकता है, कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है जो आपको हाईली अफेक्ट ना करे। तो अगर कोई आपका मेजर जीन अफेक्ट होता है तो ये आपको चेंज विजुअल होता है। लेकिन अगर कोई मेजर जो हमारा इंपोर्टेंट जीन है वो अफेक्ट नहीं हुआ है तो आपको वो विजिबल नहीं होते, बट ये इनहेरिट तो होते हैं। तो बेसिकली आपको विजिबल हो या ना हो, बट अगर चेंज आए जर्म सेल्स में तो वो इनहेरिट होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एवोल्यूशन में। जो जनरल वेरिएशन है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस वेरिएशन और एक होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स, कंटिन्यूअस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। नीचे वाला डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस वेरिएशन वो वेरिएशन है जो हर जनरेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये जनरेशन स्किप नहीं करेगा, हर जनरेशन में आपको कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलेगा। एग्जांपल बताता हूं, हाइट, ये हर जनरेशन में वेरिएबल रहती है। जैसे मान लो कि ग्रैंडफादर थे वो 6 फुट के थे, फादर थे मान लो 5'8" के थे, जो मान लो चाइल्ड है वो 5'9" का है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना ग्रैंडफादर भी 6 फुट के, फादर भी एग्जैक्टली 6 फुट के, बच्चा भी एग्जैक्टली 6 फुट का, थोड़ा तो इंचेस में चेंजेस होंगे ना। तो ये वो वेरिएशन है जो क्या होते हैं, जनरेशन टू जनरेशन आपको देखने को मिलेंगी। अब ये दोनों साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड भी। मान लीजिए फादर की कितनी थी, 6 थी, ऐसा हो सकता है बच्चे की 6.2 हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे की 5.8 हो जाए। तो यानी कैरेक्टर में पॉजिटिव इंक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है या डिक्रीजमेंट भी देखने को मिल सकता है, दोनों साइड में ये चेंज देखने को मिल सकता है। यानी फादर मान लीजिए 6 का है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे 6.2 के हों, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे 5.8 के हों। तो बेसिकली ये स्मॉल वेरिएशन होते हैं। स्मॉल वेरिएशन मतलब ऐसा नहीं कि अगर फादर 6 का है तो बच्चा एकदम 1 फुट का हो जाएगा, स्मॉल वेरिएशंस होते हैं। ऐसा हो सकता है बच्चा 5.8 का हो जाए, 5 का हो जाए, 1 फुट का तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये स्मॉल वेरिएशन होते हैं, दोनों साइड हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड। और ये एक एवरेज कैरेक्टर जो होता है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं करता है, ऑलवेज इनहेरिटेबल होता है, कंटिन्यूटी ऑफ द कैरेक्टर परसिस्ट करती है, यानी हाइट आपको हमेशा देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगला बच्चा पैदा हो वो इनविजिबल हो, उसकी कुछ हाइट ही ना हो, तो कैरेक्टर परसिस्ट करेगा फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और इसमें जो एवोल्यूशन है वो आपको स्लोली देखने को मिलेगा। लाइक बहुत हजारों साल पहले हमारे जो पूर्वज होते थे वो बहुत ज्यादा टॉल होते थे, बट हम अब उतने टॉल नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन के साथ हाइट क्या हुई है, थोड़ी छोटी हुई है। बट ये बहुत स्लो इवोल्यूशन है, हजारों साल लाखों साल लगते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली जो एवरेज जो ऐसे कंटिन्यूअस वेरिएशन जिन कैरेक्टर में उनको देखने को मिलते हैं वो हाइट है, कलर है, साइज है, शेप है, इनमें क्या देखने को मिलते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएशन देखने को मिलता है, बोथ साइड्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो ग्राफ जो बनता है इन कैरेक्टर्स का जिनमें कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, तो ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। ये वाला जो है वो एक एवरेज कैरेक्टर होता है। लाइक अगर मैं इंडिया में अगर मान लीजिए बॉडी कलर की बात करूं, एक एग्जांपल ले लें बॉडी कलर, तो ज्यादातर लोगों का जो कलर है वो क्या है, व्हीट कलर है, व्हीट कलर है। अब ऐसे बहुत कम लोग हैं जो एक्सट्रीमली गोरा ब्रिटिश होंगे एकदम, और ऐसे ही बहुत कम लोग हैं जो एकदम डार्क होंगे, वेस्ट इंडीज होंगे, ठीक है। मेनली लोग किस में लाई करेंगे, इस जोन में लाई करेंगे, दैट इज व्हीट कलर। तो इसलिए ग्राफ इस पॉइंट पे क्या है, पीक पे है, एक्सट्रीमली गोरा एंड एक्सट्रीमली काला इज लेस। अच्छा, ये कंटिन्यूअस वेरिएशन हमें जो जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिल रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का बनना, दैट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में मियोसिस का होना और मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर का होना, इसके पीछे क्या क्या है, रीजन है। जो हमारे डार्विन थे
उन्होंने इवोल्यूशन में ये जो जर्मिनल वेरिएशन है इसी को अपना क्या बनाया था, बेसिस बनाया था इवोल्यूशन का। और ये बहुत बड़ा कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा उस टाइम का अचीवमेंट था, ठीक है। उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं क्योंकि उन्होंने जर्मिनल वेरिएशन को क्या बनाया था, अपना कंसेप्ट बनाया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन ऐसे वेरिएशन है जो जनरेशन टू जनरेशन पास नहीं होते, सडनली आपको किसी एक जनरेशन में देखने को मिल जाएंगे अचानक से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। यानी किसी को मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में कभी कोई हीमोफीलिया नहीं था, कभी हीमोफीलिया नहीं था, अचानक एक बंदा था उसको हीमोफीलिया हो गया, जेनेटिक डिसऑर्डर, जीन्स में कुछ दिक्कत है उसके में, अचानक किसी एक जनरेशन में प्रकट हो गया वो, तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। हाइट तो सब में थी ना, दादा की भी हाइट थी, फादर की भी हाइट थी, बच्चों की भी हाइट है, उनके बच्चों की भी हाइट होगी, बट हीमोफीलिया पहले से किसी में नहीं था ना, वो तो एक किसी में प्रेजेंट हो गया अचानक से, रेयर। सो दिस इज रेयर एंड अपीयर सडन। छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, ऐसा चेंज हो सकता है कि कोई बीमारी ना हो इंसान को, जीन में चेंज हुआ है, जेनेटिक चेंज हुए हैं, बट उससे उसकी लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, स्मॉल चेंज है। लेकिन अगर हीमोफीलिया हो गया, लार्ज चेंज है, जान पे आ गई है उसके। तो बेसिकली ये चेंजेस जो होते हैं, जो सडन होते हैं, ये छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बड़े इनहेरिट हमेशा करते हैं। वो बात अलग है कि आपको करेक्टर दिखे ना दिखे, वो स्मॉल होगा तो नहीं दिखेगा, लार्ज होगा तो दिखेगा। अब इस डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन का रीजन क्या है, तो रीजन है इसका म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है, चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, चेंज इन द जीन, चेंज इन द डीएनए। जीन या डीएनए में क्या हुई है, कुछ दिक्कत हुई है, म्यूटेशन। म्यूटेशन को बोलते हैं स्पोर्ट्स या माल्टेशन, साल्टेशन, सॉरी, स्पोर्ट्स या साल्टेशन। इसके एग्जांपल पॉलीडेक्टाइली, अचानक से आपको किसी को कोई पर्सन ऐसा दिखा इसके अंदर एक्स्ट्रा फिंगर्स है, या ऐसी फिंगर्स है जो बहुत शॉर्ट है, या एनगन सीप शॉर्ट लेग, इसके एग्जांपल। एक और जो साइंटिस्ट थे हगो डी वरीज, उन्होंने जो कंसेप्ट दिया था अपना एवोल्यूशन का, उन्होंने इसको बेसिस बनाया था, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा कि लेमार्क जो थे उन्होंने क्या बनाया था, एक्वायर्ड कैरेक्टर को यानी सोमेटिक वेरिएशन को अपना बेसिस बनाया था। उसके बाद डार्विन आए, डार्विन ने क्या बनाया था, जर्मिनल वेरिएशन को बनाया, और या सॉरी जर्मिनल वेरिएशन में भी क्या कंटिन्यूअस वेरिएशन को, किसको, कंटिन्यूअस वेरिएशन को बनाया। उसके बाद हगो डी वरीज आए, हगो डी वरीज ने क्या किया, जर्मिनल वेरिएशन में किसको बनाया, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को अपना बेसिस बनाया, हेरिडिटी का, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इतने लोगों ने ऐसे ऐसे किया। तो इसमें जो लेमार्क वाला था वो तो कंप्लीटली रॉन्ग था। अगर मैं मॉडर्न कंसेप्ट की बात करूं कि अब क्या कंसेप्ट है एवोल्यूशन का, अब क्या कंसेप्ट है वेरिएशन का, अब मैं अगर एवोल्यूशन कंसेप्ट की बात करूं तो डार्विन का जो रूल था और हगो डी वरीज का जो कहना था, कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर हम एट प्रेजेंट टाइम में बात करें इन द रियल वर्ल्ड, तो कंसेप्ट का जो एवोल्यूशन है, सॉरी एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है, एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो दोनों पे बेस्ड है, हगो डी वरीज के पे भी यानी डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन पे भी, और डार्विन के कंसेप्ट पे भी, कंटिन्यूअस जनरल वेरिएशन पे भी। अगर आपसे कोई पूछे सोर्सेज ऑफ वेरिएशन क्या है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज मियोसिस एंड क्रॉसिंग ओवर, म्यूटेशन जिसको आप स्पोर्ट या साल्टेशन भी बोलते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो आपको बैक्टीरिया के अंदर देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंडक्शन जिसके ऊपर हमने वीडियो बहुत डिटेल में शूट कर चुका है, और हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, दो डिफरेंट कैरेक्टर की जो स्पीसीज है आप उनको इंटरब्रीड कराते हैं और उससे एक नई स्पीसीज पैदा करते हैं, दैट इज इंटरब्रीडिंग एंड hybridization. So this was all about the introduction of genetics and molecular basis of inheritance. ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।